हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसके अंदर जो कवर होते हैं वो देखेंगे। ओशनोग्राफी है क्या? अब तक जैसे क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट की स्टडी करते थे, उसी तरीके से ओशंस के एनवायरनमेंट की स्टडी करना। ओशंस के एनवायरनमेंट में आप ज्योग्राफी में क्या क्या स्टडी कर सकते हो, जैसे ओशियंस का टेम्परेचर आप स्टडी कर सकते हो। ओशियंस में आपने देखा होगा कि ओशियंस का पानी जो है खारा होता है, तो उस खारे पानी को मेजरमेंट करने के लिए सैलिनिटी आप मेजर कर सकते हो। इसी तरीके से ओशंस का अपना टेम्परेचर होता है, वो हो गया। इसी तरीके से ओशंस में कई सारी करंट्स का आपने नाम सुना होगा, ओशन करंट्स, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। अप वेलिंग क्या है, डाउन वेलिंग, अप वेलिंग क्या है, डाउन वेलिंग क्या है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करें ओशियंस का टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर ऑफ ओशियंस। देखो, ओशियंस का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है, तो कौन कौन से फैक्टर से डिसाइड होता है। ये यदि पूरा ग्लोब है, तो इस ग्लोब में टेम्परेचर क्या इक्वल होगा? यदि ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये आपके 30 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका पोल पॉइंट हो गए, नॉर्दर्न पोल, ये आपका 30 डिग्री साउथ हो गया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 30 डिग्री नॉर्थ यानी सब ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटर रीजन में क्या ओशंस का जो वाटर है, क्या यहाँ पर जो समुद्र है और यहाँ पर जो समुद्र का पानी है, क्या वो टेम्परेचर सेम होगा? क्या ऐसा होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? दरअसल आपको पता है कि एक सन है, यदि ये आपका सन हुआ तो इस सन से काफी रेज आती है हमारे यहाँ पर, जिसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। अब इंसोलेशन की जो रेज आती है तो वो कुछ इस तरीके से आती है। ये इंसोलेशन की रेज आपको एज ए स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही होगी इक्वेटर रीजन में, और जैसे जैसे इक्वेटर रीजन से दूर जा रहे हैं तो इस ग्लोब पे जो सन की रेज आ रही है वो इंक्लाइन करती जा रही है। ये आपकी ये वाली जो रे है वो आपके स्ट्रेट है, ये मिनिमम जो। अब मैं आपसे एक सिंपल सा कंसेप्ट पूछूं, यदि मैं ये दो लाइन लिखता हूं, ये दो पॉइंट है, इसमें एक आपका ये सीधा जा रही है और एक आपके ये स्ट्रेट टेढ़ा जा रही है, इंक्लाइंड होकर एक लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड होकर जा रही है, तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस लाइन को सबसे मिनिमम, सबसे कम ट्रेवलिंग करनी होगी? जो लाइन स्ट्रेट जा रही है, सेकंड नंबर, नो डाउट इसकी जो ट्रेवलिंग है पॉइंट ए से या फिर यूं बोलें आपके लाइन ए से लाइन बी तक, ये जो तीन लाइन जा रही है उसमें जो सेकंड लाइन है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री पे है, तो इसको सबसे कम मिनिमम ट्रेवलिंग करनी होगी। अब यही बात यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर देखो, मिनिमम ट्रेवल करने वाली लाइन है कि जो सन की जो रेज आ रही है, जो इंसोलेशन रेज हैं, इनको बोलते हैं इंसोलेशन रेज। ये जो इंसोलेशन रेज हैं, इनमें से सबसे कम जो ट्रेवल करना पड़ रहा है वो आपके करना पड़ रहा है जो इंसोलेशन रेज इक्वेटर पे आ रही है। ये क्या है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। ऐसे में जिसको सबसे ज्यादा कम ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में। अब देखो, ये इस रेस को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, कहां पर ट्रेवल करना पड़ रहा है? ये सन है, ये आपका ओशन वाटर है, तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। फिर इससे कम इसको, इससे कम, सबसे कम इसको, जिसको अब जिसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा होगा एटमॉस्फेयर पे, तो उसका वहां पर इंसोलेशन का, उसका एटमॉस्फेयर का जो एनवायरनमेंट है वो भी उसकी जो इंसोलेशन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। और जिसको सबसे कम ट्रेवल करना पड़ रहा होगा उसको, उसका जो एटमॉस्फेयर में जो एब्जॉर्प्शन है उसकी जो इंसोलेशन हीट का, वो सबसे कम होगा। तो ये ट्रेवल सबसे कम करना पड़ रहा है, तो इक्वेटर रीजन में सबसे ज्यादा हीट देखने को मिलती है। तो मैं बात करूं आपके ओशन के टेम्परेचर से, तो फैक्टर्स अफेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ ओशियन, तो उसमें सबसे पहले हो गया आपका इंसोलेशन, बोल दीजिए आप इंसोलेशन, या सन की हीट। सबसे ज्यादा हीट कहां पर होगी? सबसे ज्यादा हीट होगी इक्वेटर पे। तो सबसे ज्यादा हीट होगी तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी कहां पर होगा? यहां पर होगा। तो ये हमने कहा। तो यदि मैं बोलूं कि लेटीट्यूड बढ़ने के साथ आपका यहां से देखो, अक्षांश, एक अक्षांश लेटीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि इंक्लाइनेशन बढ़ता जाएगा। तो लेटीट्यूड के साथ जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ेगा
वैसे वैसे आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो मैं आपको ये बोलूं कि लेटीट्यूड और टेम्परेचर, ओशन के जो टेम्परेचर है उनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। 0 लेटीट्यूड है तो आपका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, जबकि 90 डिग्री पोल लेटीट्यूड पे सबसे कम होगा। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ ओशन, दैट इज फर्स्ट इंसोलेशन, सन्स की हीट। तो इसमें देख लिया हमने, क्योंकि लेटीट्यूड के साथ इसका रीजन भी हमने समझ लिया कि इसकी तरफ जाने पर जो आपकी जो सन की रेज आ रही है, जो इंसोलेशन रेज है, उनका इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है। तो इसके वजह से, इंक्लाइनेशन बढ़ने के वजह से इनका जो ट्रेवलिंग एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, सरफेस सी सरफेस की जो वाटर है, सरफेस वाटर तक पहुंचने के पहले, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी वहां पर ज़्यादा होता है हीट का, और इनको कम हीट मिलती है। तो ये पहला फैक्टर हो गया। इसी तरीके से यदि मैं पूछूं आपसे कि लैंड, अब पूरे वर्ल्ड में, तो इस ग्लोब में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इस ग्लोब में ये कहीं ना कहीं आपके लैंड एरिया है, कहीं ना कहीं ओशन एरिया है, कहीं ना कहीं लैंड एरिया है, कहीं ना कहीं ओशन एरिया है। सब जगह अनइक्वल है। जो लैंड और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। तो दूसरा फैक्टर जो है वो है आपका, यहाँ पर देखो, सेकेंड फैक्टर है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है हमारे पास, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड का डोमिनेंस है, और जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज ज्यादा है। साउथर्न हेमिस्फीयर में जब आप वर्ल्ड मैप देखना कभी, तो उसमें जो मेन लैंड जो एरियाज हैं, कॉन्टिनेंटल जो एरियाज हैं, वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे। साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर पानी है, ओशंस वाटर या सी वाटर ही देखने को मिलता है। ऐसे में लैंड एरिया और वाटर एरिया की जो स्पेसिफिक हीटिंग होती है वो अलग अलग होती है। इसकी हीटिंग ज़्यादा होती है। एक फॉर एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझिए। आप एक बाल्टी पानी, सवेरे सवेरे जैसे ही धूप आती है सूरज की, तो आप एक बाल्टी पानी और आप एक सरफेस, जब आप एक बाल्टी पानी बोलो रखोगे तो गर्म होने में काफ़ी टाइम लेगा। ये ज़्यादा क्या लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। जबकि आपकी उसी के पास जिस बाल्टी के आसपास की जो जिस छत के ऊपर आपने बाल्टी रखी है वो जल्दी गर्म होगी, वो जल्दी गर्म होती है, वो जल्दी ठंडी होती है। जबकि कई बार आपने देखा होगा कि दिन भर धूप होती है, तो शाम को जो छतें होती है, शाम 7-8 बजे तक तो वो छतें ठंडी पड़ जाती है, लेकिन टंकियों का पानी फिर भी ठंडा नहीं होता, क्योंकि ये जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है, ये धीरे गर्म होता है, धीरे ठंडा होता है। जबकि जो लैंड एरिया है, जो कंक्रीट एरिया है, जो लैंड है, आपका रोकी एरिया है, वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, ड्यू टू देयर स्पेसिफिक हीट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, और जो आइसोथर्म्स बनती है, आइसोथर्म्स का मतलब जो इक्वल टेम्परेचर को मिलाने वाली जो लाइंस होती है वो अलग अलग होती है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होगा, टेम्परेचर जो होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ज़्यादा लैंड एरिया ज़्यादा है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में वाटर एरिया ज़्यादा है। इसी तरीके से ओशंस के टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाली एक और चीज़ है, वो है आपकी ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स की बात करें तो ओशन करंट्स जो होती है वो गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। 2 तरीके की ओशन करंट्स होती है, हम इसको डिटेल में भी समझेंगे इसी लेक्चर में। वार्म होगी एंड कोल्ड होगी। यदि ओशन करंट वार्म होगी, यदि कोई एग्जांपल, ये आपका ये वाला जो रीजन है आपका नॉर्दर्न एंड साउथ कॉन्टिनेंट का मैप है। अब ये यहाँ पर एक करंट है, वो है आपका गल्फ स्ट्रीम। यदि ये आपकी नॉर्दर्न अमेरिका में ये जो करंट है वो है नॉर्दर्न स्ट्रीम। ये जो नॉर्दर्न स्ट्रीम जो करंट है ये कुछ ऐसे चलती है, ट्रेवल होती है। अब ये जो नॉर्दर्न गल्फ स्ट्रीम जो आपके ओशन करंट है, ये है आपकी वार्म करंट। यदि ये वार्म करंट होगी, गर्म जलधारा होगी, गर्म वार्म ओशन करंट है, तो ये जो जिस भी एरिया में जाएगी उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देगी। भाई गर्म पानी का सप्लाई होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ है आपकी ब्राजील, ये भी गर्म है, लेकिन इधर आओ, इसी के दूसरी साइड है यहाँ पर पेरू।
तो पेरू के कोस्ट पे ये जो स्ट्रीम है वो है आपकी कोल्ड स्ट्रीम। तो जब पेरू जलधारा आएगी, पेरू करंट आएगा, तो पेरू करंट की वजह से जो ये वाला इलाका है यहाँ का टेम्परेचर, इस इफेक्टेड एरिया का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेरू के इफेक्ट में आने की वजह से। और पेरू क्या है? एक कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट जिस भी एरिया में कोल्ड करंट का इफेक्ट होगा वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और वार्म करंट वाली इलाके में अफेक्टेड एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले तीन फैक्टर्स थे। इंसोलेशन की वजह से लेटीट्यूड और ओशन टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशन होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 0 डिग्री पे, मिनिमम 90 डिग्री पे देखने को मिलेगा नॉर्थ या साउथ, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, क्योंकि लैंड और वाटर की जो हीटिंग प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है। इसके वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा रहता है। इसी तरीके से ओशन करंट्स, जहाँ पर गर्म जलधारा होगी वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, जहाँ पर ठंडी होगी उस एरिया में, अफेक्टेड एरिया में टेम्परेचर कम होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सैलिनिटी। अब सैलिनिटी क्या होती है? देखो, जिसको हिंदी में लवणता भी बोलते हैं, ठीक है। सैलिनिटी का मतलब देखो, अब आपने ये बात तो सुनी होगी कि समुद्र का पानी खारा है, लेकिन भाई खारा है तो कितना खारा है, इसी चीज को मेजर करा जाता है आपके सैलिनिटी से। कैसे मेजर करेंगे? तो सैलिनिटी का फॉर्मूला हुआ टोटल अमाउंट ऑफ dissolved salt in ocean water upon 1 लीटर ओशन वाटर, या फिर 1000 ग्राम भी आप बोल सकते हो। और जिस सैलिनिटी को मेजर करा जाता है वो इस तरीके से करा जाता है, परसेंटेज नहीं है यहाँ पर, डबल डॉट है। सो सैलिनिटी को जो मेजर करा जाता है वो इसमें मेजर करा जाता है। मेजर कैसे करा जाएगा कि 1 लीटर ओशन वाटर में, या फिर 1000 ग्राम बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, 1000 ग्राम या 1 लीटर दोनों ही सही है। तो 1000 ग्राम या 1 लीटर ओशन वाटर में कितने डिजॉल्व सोल्ट घुले हुए हैं? डिजॉल्व सोल्ट में आपके आगे आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब, तो जितने भी डिजॉल्व सोल्ट है वो कितने हैं, और ये आपके मेजर होता है ग्राम में। तो टोटल ग्राम ऑफ डिजॉल्व सोल्ट इन ओशन वाटर, या फिर पर लीटर या पर 1000 ग्राम ओशन वाटर में कितने ग्राम डिजॉल्व सोल्ट है, तो उसी को बोला जाता है सैलिनिटी। अब ओशंस की जो सैलिनिटी होती है वो लगभग स्टैंडर्ड अच्छी मानी जाती है, वो मानी जाती है 33 से लेकर 37 तक, और यूं बोलें या फिर यूं बोलें एवरेज 35 सैलिनिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डो। तो एवरेज 35 या फिर 33 से 37 के बीच में जो सैलिनिटी मानी जाती है वो एवरेज सैलिनिटी मानी जाती है। आप ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों ही सही है। ये एक स्टैंडर्ड सैलिनिटी होती है। जैसे 33 से कम सैलिनिटी है तो यूं बोलेंगे कि उस ओशन वाटर में सैलिनिटी कम है। यदि 37 से ज़्यादा है तो सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये एवरेज सैलिनिटी है। तो एवरेज सैलिनिटी कितनी होगी? दोनों ऑप्शन में दोनों दे तो दोनों ही सही होगा, या तो आप 35 बोल दीजिए या फिर आप 33 से 37 तक बोल दीजिए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये होता है। अब सैलिनिटी भी अलग अलग रीजन की अलग अलग होती है, अलग अलग लेटीट्यूड पे अलग अलग होगी। तो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्ट टू सैलिनिटी ऑफ ओशियनिक वाटर। समुद्री जल को इफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो एक है आपका रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन बोल दीजिए। दूसरा है आपका इवेपोरेशन। इसके अलावा आपके ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ये भी एक इम्पोर्टेंट, ग्लेशियर की जो मेल्टिंग होती है, पिघलना, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेन 2 है, रेनफॉल और इवेपोरेशन। देखो रेनफॉल में क्या होता है, जब भी पानी आता है तो आपको क्या आता है? पानी आता है तो वो एक प्योर वाटर होता है। जब भी क्लाउड से
ये सरफेस है, यहाँ पर आपका क्लाउड से ये जो पानी आ रहा है, चाहे वो स्नोफॉल हो या फिर रेनफॉल हो, जब भी पानी आता है वो क्या होता है, प्योर वाटर होता है। और प्योर वाटर का मतलब हो गया कि इसमें डिजॉल्व साल्ट तो कम होंगे या न के बराबर होंगे। यदि डिजॉल्व साल्ट प्योर वाटर है, प्योर वाटर में तो डिजॉल्व साल्ट क्या होंगे, बहुत रेयर, ना के बराबर देखने को मिलेंगे या नहीं होंगे। यदि डिजॉल्व साल्ट नहीं होंगे तो यदि रेनफॉल के वजह से जो सैलिनिटी जो होगा, रेनफॉल और सैलिनिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या आएगा, इनवर्स आएगा। क्यों? क्योंकि रेनफॉल है प्योर वाटर, सैलिनिटी में चाहिए डिजॉल्व सॉल्ट। जबकि इवापोरेशन में क्या होता है, यदि ये किसी एरिया है, इस एरिया का यदि यहाँ पर वाटर का इवापोरेशन होता है तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, यदि ये इवापोरेशन हो रहा है तो इस इवापोरेशन में वाटर का इवापोरेशन होता है, उस वाटर में जो डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं उनका इवापोरेशन नहीं होता, वो उसी में बने रहते हैं। यदि मैं आपको बताऊं, ये दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है जब किसी कंटेनर में इतना पानी भरा हुआ है एक डिजॉल्व साल्ट का, अब इसमें इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन होते होते ये वाटर इतना रह गया, तो ये मान के चलिए यदि इसमें पहले 40 ग्राम डिजॉल्व साल्ट था तो अब भी 40 ग्राम डिजॉल्व साल्ट था, लेकिन टोटल जो पानी था, जो टोटल पानी यदि ये आपका 2 लीटर, आपका 1.5 लीटर था, तो अब ये 1.5 लीटर का पानी क्या रह गया होगा आपके, लगभग यदि आधा लीटर आपका इवोपरेट हो गया, यहाँ से इवोपरेशन हो गया, तो अब भी आपका टोटल डिजॉल्व सॉल्ट तो उतना ही रहे, लेकिन टोटल जो वाटर है यदि वो 1 लीटर हो गया, क्योंकि इवोपरेशन की वजह से कम हो गया। अब इसकी सैलिनिटी निकालो, 40/1.5, 40/1.5 तो कितना निकाल लीजिए, जबकि 40/1 तो कौन सी ज़्यादा आएगी, ये वाली ज़्यादा आएगी। 1 15 2 15 30 ऐसे निकाल लीजिए आप, लगभग इसकी तो 30 के रेंज में आएगी और ये 40 के रेंज में आएगी। तो इवोपरेशन और सैलिनिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इवोपरेशन होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी, तो इवोपरेशन और सैलिनिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपके प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, जबकि इनवर्स रिलेशन होगा रेनफॉल और सैलिनिटी के बीच में। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब इसको अप्लाई कर दो आप ग्लोब पे, अब इसको ग्लोब पे अप्लाई कर दीजिए आप, कहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा का पूरा रीजन है, यह हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, सब ट्रॉपिकल रीजन। अब बात करें यहां पर, तो यहां पर आपका रेनफॉल भी ज्यादा होगा और आपका चूंकि इक्वेटर रीजन है, सन की रेज का सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ होता है। हमने अभी टेम्परेचर में देखा था, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर था, इक्वेटर पे। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अब रेनफॉल की वजह से तो सैलिनिटी बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी, जितना ज्यादा फ्रेश पानी आएगा, इवेपोरेशन की वजह से बढ़ रही होगी। तो दोनों के इफेक्ट की वजह से यहाँ की सैलिनिटी एक बढ़ाती है, एक बढ़ाती है, कम करती है, तो यहाँ की सैलिनिटी एवरेज रहती है। जबकि सब ट्रॉपिकल रीजन में बात करें तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आपका यहां पर रेनफॉल कम होता है जबकि इवोपरेशन ज्यादा होता है। ये हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, हाई प्रेशर की वजह से एंटी साइक्लोन कंडीशन जनरेट होती है। पर सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या बन रहा था, हाई प्रेशर आपके ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे यदि हाई प्रेशर बन रहा था तो हाई प्रेशर मतलब एंटी साइक्लोन कंडीशन, और एंटी साइक्लोन में तो पानी का काम ही नहीं है, तो यहाँ पर रेनफॉल है ही नहीं। यदि रेनफॉल नहीं है, रेनफॉल कम है, तो सैलिनिटी बढ़ेगी, और इवोपरेशन ज़्यादा है तो सैलिनिटी बढ़ेगी। इधर भी सैलिनिटी बढ़ रही है और इधर भी सैलिनिटी बढ़ रही है। तो ए मान के चलिए आपसे पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ पर होती है, तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन में ही होती है। तो मैक्सिमम सैलिनिटी सब ट्रॉपिकल रीजन में। जबकि ऊपर की तरफ जाओगे, इधर आओ, यह हो गया आपका 60 डिग्री साउथ और पोल, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर होता नहीं है, तो टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर इवोपरेशन कम होगा, इवोपरेशन कम होगा तो सैलिनिटी कम होगी। रेनफॉल होता है, इसके अलावा यहाँ पर स्पेशली सब मिड लैटिट्यूड एरिया में जो ग्लेशियर्स होता है, ग्लेशियर्स पिघलता है, और आपको पता है ग्लेशियर्स के पिघलने से प्योर वाटर होता है, तो ग्लेशियर्स से आपका प्योर वाटर मिला, और प्योर वाटर का मतलब होगा सैलिनिटी कम होगी। तो नो डाउट इस एरिया की भी सैलिनिटी कम होगी।
लेकिन सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ पे बन रही है? सब ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम है और इवापोरेशन ज़्यादा है। दोनों कंडीशन फेवरेबल है सैलिनिटी को बढ़ाने में। तो यहाँ की जो सैलिनिटी होती है वो आपके 37% के आसपास बैठती है, जिससे ज़्यादा बैठती है 37-38 ऐसे। तो सैलिनिटी एबव एवरेज होगी। तो मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ पर होगी आपकी? आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में, ना कि इक्वेटर रीजन में। अब इसी के बाद अगला एक और चीज़ है, वो है आपका ओशियन करंट्स। ओशन करंट्स है क्या? दरअसल देखिए, जो भी सी वाटर है तो उसमें वाटर का जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है आपका वर्टिकल। देखिए, यदि ये कोई सी वाटर बॉडी है, तो इस सी बॉडी में यदि ये कोई वाटर है, ये आपका वाटर है, तो इस वाटर का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे? एक तो ऐसे हो सकता है अपर, एक ऐसे हो सकता है। दूसरा एक तरीका क्या है? एक तरीका है आपका कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो एक ऐसे सरफेस पे हो सकता है, एक ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है। तो दो तरीके से ओशन करंट्स का जो वाटर का जो मूवमेंट है या सी वाटर का जो मूवमेंट है, दो तरीके से हो सकता है। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल मूवमेंट भी दो तरीके से हो रहा है। एक पानी जो बॉटम एरिया से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। यहां पर देखिए, मूवमेंट ऑफ सी वाटर। एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, एक हो गया आपका वर्टिकल। वर्टिकल भी दो तरीके से हो रहा है। यहाँ पर देखिए, एक बॉटम टू सरफेस की तरफ, एक सरफेस से बॉटम की तरफ। जो बॉटम टू सरफेस की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं अपवेलिंग, और इसमें जब पानी जो नीचे की तरफ पुश हो रहा है उसको बोलते हैं डाउन वेलिंग। तो दो तरीके का वर्टिकल मूवमेंट भी दो तरीके का, अपवेलिंग और डाउन वेलिंग। जबकि जो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट हो रहा है सरफेस पे, इसी सरफेस के मूवमेंट को, इसी को बोलते हैं करंट, ओशन करंट। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ इसको क्या नाम दिया हमने? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसी को ओशन करंट। जबकि वर्टिकल मूवमेंट को अपवेलिंग और डाउन वेलिंग में क्लासिफाई करा। जो ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, जो नीचे की तरफ पुश हो रहा है, उसके बेसिस पे। तो मूवमेंट ऑफ सी वाटर। अब ये जो सी वाटर का मूवमेंट है ओशन करंट, देखो ये जो मूवमेंट हो रहा है सरफेस टू सरफेस, यहां पर देखिए आप, अब ये इस लेटीट्यूड से आगे भी जा सकता है, लेटीट्यूड 0 से 30 की तरफ जा सकता है, उधर 30 से 60 की तरफ जा सकता है, 60 से 30 की तरफ आ सकता है। तो ये जो ओशन करंट है, जो मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वो कैसे भी हो सकता है। यदि ये अब हर रीजन का टेम्परेचर अलग अलग है। भाई यहाँ से ये चीज जा रही है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा इक्वेटर पे, वहां से ऊपर की तरफ जा रही है वहां पर टेम्परेचर कम है। यदि ऐसा होगा तो यहाँ से जो वाटर जो जनरेट होगा वो गर्म होगा, तो उसको हम वार्म करंट बोलेंगे। इसी तरीके से यदि कोई हाई टेम्परेचर एरिया से आपके लो टेम्परेचर एरिया से कोई करंट हाई टेम्परेचर एरिया की तरफ जाएगी, तो नो डाउट वो जो अपने साथ जो पानी लेकर आएगी, अपने साथ जो सी वाटर लेकर आएगी, वो कम ठंडा होगा उस नए वाले इलाके में, तो उसको हम कोल्ड करंट बोलेंगे। तो दो तरीके की करंट होती है। ओशन करंट आपकी दो तरीके की हो सकती है। तो ओशन करंट्स को क्लासिफाई करें तो ओशन करंट्स जो होगी दो तरीके की हो सकती है। एक हो गई आपकी वार्म, एक हो गई आपकी कोल्ड। अब देखो, ओशन करंट्स को भी कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो वो है आपका, पहला है आपका सन की हीट या इंसोलेशन। जहां पर सन की हीट ज्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर में एक्सपेंशन होगा।
एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन इन वाटर, और वाटर में एक्सपेंशन होगा तो वाटर फैलेगा, और वाटर में एक्सपेंशन होगा तो ओशियन करंट जनरेट होगी। भाई सन की हीट आई, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, वो फैला तो वो जो कम इलाका जहां पर कम पानी है उसकी तरफ डाइवर्ट होगा, यानी ओशन करंट जनरेट होगी। इसी तरीके से एक और फैक्टर है, वो है आपका विंड। हमने विंड के बारे में पढ़ा था, कई सारी विंड्स होती है, प्लेनेटरी विंड्स होती है, जिसमें ट्रेड विंड्स हो गया, आपका मिड लेटीट्यूड विंड हो गया। तो वो जो विंड्स अपने साथ चलती है वो भी ओशन करंट को अपने साथ बहा कर ले जाती है। इसी तरीके से एक है आपका कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से, यदि ये आपका ग्लोब है तो इस ग्लोब में यहाँ पर ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से कोई ओशन करंट जनरेट हुई तो ये सीधी नहीं जाएगी, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूम जाएगी, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ओशन करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ओशन करंट्स के बारे में कई बार पूछ लेता है, तो मैप बना लीजिएगा और उस मैप बना के आप नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी ओशन करंट्स आपको इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन सी वार्म करंट है और इनमें से कौन सी ठंडी करंट है, तो ऐसे भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब पहले बात करें हम, दो तरीके की ओशन करंट्स थी, तो वार्म और कोल्ड। पहले बात करें, यदि आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हो गई, या आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हो गई, तो थोड़ा सा रैंडम है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगी, ठीक है, ये आपकी होगी 0 डिग्री इक्वेटर। अब देखो, मैंने कहा था ना, लैंड एरिया कहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मैंने अभी आपको बताया था साउदर्न हेमिस्फीयर में तो ये वाटर बॉडीज ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। पहले बात करें हम वार्म करंट की, तो वार्म करंट है पहला आपका, यहाँ पर जनरेट होती है, वो है आपकी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इसके अलावा हो गई आपकी आप इधर चाहिए क्यूरोशियो, जबकि इधर हो गई आपकी ये ब्राजील। गर्म क्यों है? क्योंकि इक्वेटर रीजन से आ रही है, वहां का पानी ऑलरेडी गर्म होगा। इसकी तरह इसी तरीके से एक होगी आपकी अगुलहस, और आपका यहाँ पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, जबकि कोल्ड करंट में आपके इंपॉर्टेंट कोल्ड करंट कौन कौन सी है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, सॉरी ऊपर की तरफ ही जाएगी, तो ही तो आपका वेनेजुएला। इसी तरीके से इधर हाई लेटीट्यूड एरिया से आ रही है, तो नो डाउट ठंडी होगी, इसका नाम है कैलिफोर्निया। इसी तरीके से यहाँ पर होगी आपकी कैनरी, लेब्राडोर, ठीक है। और यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो आपको ये तो हो गई आपकी
जो आपके येलो से लिख रही है ये तो होगी आपकी कोल्ड करंट, इम्पोर्टेंट। एक बार पूछ देता है इनमें से कौन सी कोल्ड है कौन सी हॉट करंट है, और ये वाली होगी आपकी वार्म करंट। तो याद रखना है आपको, वार्म क्यों है कोल्ड क्यों है, क्योंकि हाई लैटिट्यूड एरिया से आ रही है तो अपने साथ ठंडा पानी ला रही होगी, जिस एरिया में आ रही है वहाँ के कंपेरिजन में इसका टेम्परेचर कम होगा जो वाटर अपने साथ ला रही है, तो ये कोल्ड हो गई। जबकि ये लो लैटिट्यूड एरिया से आ रही है तो अपना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे इसी में एक और है, वो है आपका नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और इससे ही साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट करंट्स थी। करंट्स क्यों जनरेट हुई, सारी बातें हमने इस पूरे ओशनोग्राफी के लेक्चर में डिस्कस करा। सैलिनिटी से लेकर टेम्परेचर और ओशन करंट्स कब कैसे जनरेट होते हैं, कैसे फैक्टर्स होते हैं, कैसे निकालते हैं, पूरी चीज़ें हमने इस लेक्चर में समझी। थैंक यू वेरी मच।